चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल पेश करेंगी साल 2021-22 के लिए आम बजट। आमजन को टैक्स स्लैब में राहत सहित कई उम्मीदें। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 फरवरी को बुलाई सर्वदलीय बैठक। किसान आंदोलन के हालिया घटनाक्रम सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने लहराया परचम। जनता ने गहलोत सरकार के कामकाज पर लगाई अपनी मुहर। बीजेपी पिछड़ी। राजस्थान पोलो क्लब में कल से होगी जयपुर पोलो सीजन की शुरुआत। 16 गोल का जयपुर ओपन टूर्नामेंट होगा खास आकर्षण। युवा खिलाड़ियों को भी मिलेगा मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि स्वामी विवेकानंद ने इसके नाम के जरिए देश की भावना को प्रकट किया था। वे जागृत भारत बनाना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि जो लोग भारत को जानते हैं उन्हें इस बात का पता है कि ये देश राजनीतिक या भौगोलिक सीमाओं से परे है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत को एक सांस्कृतिक चेतना के रूप में देखा जो सदियों से जीवित है, एक ऐसा भारत जो हर चुनौती के बाद मजबूती से उभरा है। विवेकानंद भारत को प्रबुद्ध या जागृत बनाना चाहते थे। गौरतलब है कि प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत 1896 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। इस पत्रिका का उद्देश्य देश की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत का प्रचार करना था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करेंगी। ये उनका तीसरा बजट होगा। ये कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। भारतीय बजट के इतिहास में पहली बार है जब ये पेपर पर नहीं छपेगा। कोरोना की महामारी के मद्देनजर सरकार ने ये फैसला किया है। सीतारमण ने कहा कि भारत ने 100 साल में ऐसा बजट नहीं देखा होगा जैसा इस बार आएगा। इससे लोगों की बजट को लेकर अपेक्षाएं काफी बढ़ गई है। वहीं कोरोना काल से त्रस्त देशवासियों को आम बजट से टैक्स स्लैब में छूट और नौकरियों के नए अवसरों सहित कई तरह की उम्मीदें हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बंगाल के हावड़ा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। वहीं अमित शाह इस रैली से वर्चुअली जुड़े। गृह मंत्री ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बंगाल के लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंचने दे रही है। भाजपा की सरकार बनने के बाद हम पहली कैबिनेट में फैसला करेंगे कि आयुष्मान योजना का पूरा फायदा आपको मिले। वहीं टीएमसी में बिखराव को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि जिस तरह लोग भाजपा में आ रहे हैं उस हिसाब से चुनाव आते आते ममता दीदी अकेली रह जाएंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर राम के नारे पर नाराज होने वाली बात पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि ममता दीदी ने भले ही प्रभु राम को त्याग दिया हो पर बंगाल में रामराज दस्तक दे रहा है। उन्होंने कहा कि जो स्वार्थ के लिए केंद्र से बैर रखता हो, जय श्री राम के नारे को अपमानित करता हो, उस दल में कोई राम भक्त नहीं ठहर सकता। बताते हैं इजरायली दूतावास के पास हुए ब्लास्ट और किसान आंदोलन के चलते गृह मंत्री शाह ने अपना बंगाल दौरा रद्द कर दिया था। उनकी जगह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दौरा कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय महिला आयोग के 29वें स्थापना समारोह को संबोधित किया। जावड़ेकर ने कहा कि मोदी सरकार ने हमेशा ही महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम किया है। हमारा यही नारा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लिंगानुपात बदल गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक समय था जब बेटियों के होने पर लोगों को दुख होता था, लेकिन अब लोग इस पर खुशी जताते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम शुरू से ही स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं करते तो दुनिया का कल्याण और अधिक तेजी से होता। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए 2 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक पंजाब भवन में सुबह 11 बजे होगी। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी संवाददाताओं को देते हुए कहा कि ये अहंकार में अलग खड़ा होने का नहीं बल्कि अपने राज्य एवं अपने लोगों को बचाने के लिए एक साथ आने का समय है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में दिल्ली में किसान आंदोलन में हाल के घटनाक्रम, खासकर गणतंत्र दिवस पर हिंसा, सिंघू बॉर्डर पर कृषकों पर हमले और उन्हें बदनाम करने के लिए चल रहे व्यापक अभियान में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश की गहलोत सरकार ने नो टॉलरेंस नीति की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में बड़ी संख्या में जीएसटी अफसरों के तबादले किए हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएस निरंजन आर्य, वित्त सचिव अखिल अरोड़ा सहित कुछ अन्य अधिकारियों की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए ये तबादले किए हैं। वहीं भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे एंटी इवेशन शाखा में भी आमूल चूक परिवर्तन किए गए हैं। विभाग में किए गए तबादलों में कई ऐसे अधिकारियों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं जो बीते 8-10 साल से एंटी इवेजन शाखा में ही डेरा डाले बैठे हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में हुए इन तबादलों के बाद से विभाग में हड़कंप मच गया है। प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इनमें एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने परचम लहराया है। वहीं जनता ने गहलोत सरकार के कामों पर अपनी मुहर लगाई है। ये चुनाव कांग्रेस के लिए इसलिए भी खास माने जा रहे थे क्योंकि इनमें कई मंत्रियों और विधायकों की साख दांव पर लगी हुई थी।
इनमें से चूरू के सरदार शहर में विधायक कृष्णा पूनिया, झुंझुनू के नवलगढ़ में विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा, फतेहपुर में विधायक और पीसीसी महासचिव हाकम अली, लोसल में विधायक परसराम मोरडिया, तारानगर में विधायक नरेंद्र बुडानिया, नोहर में विधायक अमित चचाणा, केकड़ी में मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और नैनवा में मंत्री अशोक चांदना सहित कई अन्य कांग्रेसी नेता अपनी साख बचाने में कामयाब रहे। राजसमंद जिले में 7 साल की एक मासूम बालिका के साथ बेरहमी की घटना सामने आई है। बालिका के रिश्तेदार दंपति ने उसे गर्म सरिये और जलती सिगरेट से दागा और उसके हाथ और पांव के नाखून तक निकाल लिए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की दखल के बाद मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राज्य बाल संरक्षण आयोग ने पुलिस अधीक्षक राजसमंद को नोटिस जारी कर पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। घटना पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि राजसमंद की घटना हृदय को छलनी कर देने वाली है, लेकिन दुख और भी बढ़ जाता है जब प्रशासन का दिल नहीं पसीजता। इनको न बच्चे की नाजुक उम्र नजर आई और न ही उसके साथ हुई प्रताड़ना के निशान दिखाई दिए। उन्होंने प्रदेश सरकार से सवाल करते हुए लिखा कि आखिर 8 घंटे तक क्यों इंतजार करना पड़ा। ये मामला इतना गंभीर होने के बावजूद समय से सुनवाई क्यों नहीं हुई, जनभावनाओं को अनदेखी क्यों की गई। आखिर प्रशासन राज्यवासियों के दुख तकलीफ के प्रति इतना ढीला रवैया क्यों अपना रहा है। गहलोत जी, राज्यवासियों को आपसे सुशासन की उम्मीद है, आप मुख्यमंत्री हैं। सिरोही से विधायक संयम लोढ़ा ने स्थानीय लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने सिरोही जिले में पंजीकृत क्रेडिट कोऑपरेटिव समितियों में अपना पैसा निवेश किया था, लेकिन वर्तमान में इनके अवसायन में आने या बंद हो जाने से उनके जमा धन का भुगतान नहीं हो सका है। वे सभी लोग सहकारिता विभाग के राज सहकार पोर्टल पर ई मित्र या अपने मोबाइल फोन पर अपनी SSO ID की मदद से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए शिकायतकर्ता को अपनी निवेशित राशि का पूरा ब्यौरा, जैसे क्रेडिट कोऑपरेटिव समिति का नाम, समिति की सदस्यता संख्या, निवेशित राशि का प्रमाण, आधार कार्ड की कॉपी और सोसाइटी की ओर से पासबुक जारी की गई है तो उसकी कॉपी राज सहकार पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इससे ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव समितियों के विरुद्ध राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा निवेशकर्ताओं की ओर से संबंधित न्यायालय में इस्तगासा दर्ज करने की कार्रवाई की जा सकेगी। राजस्थान पोलो में कल से लंबे समय बाद जयपुर पोलो सीजन की शुरुआत होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते इस बार पोलो सीजन देरी से शुरू हो रहा है। 28 फरवरी तक चलने वाले इस सीजन का मुख्य आकर्षण 16 गोल का महाराजा सवाई भवानी सिंह कप के लिए जयपुर ओपन टूर्नामेंट होगा। करीब 2 दशक बाद पहला मौका होगा जब जयपुर में 16 गोल का पोलो टूर्नामेंट खेला जाएगा। इस सीजन में 7 से ज्यादा हैंडीकैप खिलाड़ियों के साथ ही अर्जेंटीना के जुआन ऑगस्टिन ग्रेसिया ग्रॉसी भी इस सीजन का हिस्सा होंगे। उन्होंने आगे बताया कि पिछले साल जयपुर पोलो सीजन में पहली बार लेडीज पोलो मैच का आयोजन किया गया था। इसकी सफलता को देखते हुए इस सीजन भी प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन लेडीज पोलो के नाम से लेडीज पोलो मैच का आयोजन किया जाएगा, ताकि महिला पोलो खिलाड़ियों को भी हॉर्स पोलो के प्रोत्साहित किया जा सके। वहीं 22 से 28 फरवरी तक राजमाता गायत्री देवी मेमोरियल कप का आयोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 कम गोल वाले टूर्नामेंट्स भी करवाए जाएंगे। इनमें 6 गोल वाला कोटा कप 8 से 21 फरवरी तक और एक 4 गोल वाला टूर्नामेंट युवा खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए आयोजित किया जाएगा। सैटरडे को 4 गेम एग्जीबिशन गेम होते हैं, तो इस टाइम एक नई यूनिवर्सिटी हमारे साथ में जुड़ी है, तो 6 तारीख को उसका मैच होएगा और बाद में 13 तारीख को जो एक हम लोग सोच रहे हैं कि इस साल 20 गोल का एक इंटरनेशनल शील्ड करने का सोच रहे हैं, तो जो हर साल होती है, वो इस टाइम हम लोग सोच रहे हैं कि 20 गोल का एक अर्जेंटीना वर्सेस इंडिया का एक गेम कराने की सोच रहे हैं। वो हम कोशिश कर रहे हैं कि 20-20 हैंडीकैप की दोनों टीम हुए हैं। बहुत दिनों बाद में मेरे को भी याद नहीं है कि 20-20 गोल का यहाँ पोलो हुआ है कभी। एटलीस्ट मेरे जब से मैं जानता हूँ यहाँ 20 गोल का पोलो नहीं हुआ है। दोनों टीमें 20-20 गोल की करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक बारिया कप जो होता है हर साल, इस साल रघु सिन्हा मेमोरियल कप नहीं होगा। तो लेट महाराजा साहब उस टाइम मौजूद थे, तो हम दोनों पोलो खेलने भी जाते थे। मैं जाता था, वो देखते थे, और कभी हम दोनों पोलो देखने भी जाते थे। ये इनकी उम्र रही होगी उस टाइम 6-7 साल, 7-1 साल। तो अब मैं इनको भी, मैं क्या मतलब महाराजा साहब इनको भी वहाँ पोलो दिखाने के लिए लाते थे, और मुझे कई बार उन्होंने बोला कि क्यों नहीं आप इनको भी पोलो राइडिंग सिखाते हो। तो मैंने बोला साहब अभी इनकी उम्र भी छोटी है और इनको शौक भी नहीं है, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि ये भी पोलो खेले और पोलो में जो फैमिली का इतना ट्रेडिशन रहा है वो आगे बढ़े। नहीं, बहुत बड़ा असर है, क्योंकि हम लोग इस बार एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा इस बार इंटरनेशनल प्लेयर्स इंडिया में आके पार्ट लेंगे, बट बिकॉज ऑफ कोविड
वो पॉसिबल नहीं रहा। उसके अलावा जो पब्लिक आती है पोलो में नॉर्मली, जो अपने जयपुर में स्पेशली हम एंजॉय करते हैं, जो पब्लिक का जो साथ है वो हम उस लेवल पे नहीं देख पाएंगे। बट कोशिश यही रहेगी कि हम सारे कोविड जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करेंगे। क्लब पे हमने ऑलरेडी एक गाइडलाइन बुकलेट फॉर्मुलेट करी है क्लब पे, जो हम फॉलो करेंगे। और फील्ड रूल्स में एक या दो डिफरेंसेस आप इस बार देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं पोलो का हर चक्कर का स्टार्ट और हर गोल के बाद जो स्टार्ट होता है वो थ्रो इन से होता है। वो रूल जो है इंडियन पोलो एसोसिएशन ने इस बार कोविड को माइंड में रख के कैंसिल किया है। उसके बजाय हर बार जब गोल पड़ेगा तो जो टीम जिसने गोल कंसीड किया है वो 60 यार्ड से गेम शुरू करेगी। तो इस बार थ्रो इन्स बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि थ्रो इन्स में सारे गैदरिंग ज़्यादा होती है प्लेयर्स की। सो कोविड के कारण आईपीए ने जो उसको माइंड में रखे ये रूल कैंसिल करके इसको दूसरे रूल से रिप्लेस किया है। विप्र महासभा ने विप्र कल्याण बोर्ड के गठन को लेकर कवायद तेज कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष सुनील उदेया और सभी पदाधिकारियों ने मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को स्मरण पत्र सौंपा और शीघ्र प्रदेश में विप्र कल्याण बोर्ड बनवाने के प्रयास करने की मांग की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा पत्र में ब्राह्मण समुदाय से विप्र कल्याण बोर्ड बनाने का वादा किया था, जिसे सरकार को पूरा करना चाहिए। विप्र महासभा शीघ्र ही क्रमबद्ध तरीके से सभी को ज्ञापन देकर स्मरण अनुरोध करेगा। इस दौरान डॉक्टर सोमेंद्र सारस्वत, सचिन आनंद शर्मा, योगेंद्र शर्मा, जितेंद्र मिश्रा सहित महासभा के कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव से पूर्व जन घोषणा पत्र में किए गए वादे विप्र कल्याण बोर्ड, जो कि ब्राह्मणों के उत्थान और प्रगति के लिए प्रदेश में वैदिक संस्कार धर्म की रक्षा के लिए जो घोषणा की गई थी, उस घोषणा को हम ज्ञापन दे करके स्मरण करा रहे हैं सरकार को और सरकार में मौजूद मंत्रियों को और जनप्रतिनिधियों को कि वो अपने किए गए वादे को शीघ्र पूरा करें और विप्र कल्याण बोर्ड का गठन करें, जिससे ब्राह्मण समुदाय को एक उन्नति, तरक्की और धर्म के कार्य करने के लिए एक मार्ग प्रशस्त हो सके। धन्यवाद। सुनील उदैया, प्रदेश अध्यक्ष विप्र महासभा। जयपुर ग्रामीण के किशनगढ़ रेनवाल पंचायत समिति के ग्राम मुंडली रंजीतपुरा के सरपंच लालचंद मीणा और ग्राम पंचायत के कोरम ने पदभार ग्रहण किया। सभी को साफा और माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान मनसाराम बागड़वा, रेनवाल थाना प्रभारी कैलाश चंद मीणा, रामपाल गीला सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।